द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ लाहौर से शरीक गुफ्तगू हैं सलमान आबिद साहब। सलमान आबिद साहब आइडिया के नाम से एक इदारा चलाते हैं लाहौर में। इसके अलावा टीवी पर एक शो करते हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं। उनके साथ शरीक गुफ्तगू हैं अरविंद सहारन साहब। अरविंद सहारन इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं और काफ़ी सालों से न्यूजीलैंड में मुकीम हैं और एक वेल नोन यूट्यूबर हैं। तो वेलकम टू बोथ ऑफ यू जेंटलमैन। थैंक यू वेरी मच शकील चौधरी साहब, आपका भी बहुत बहुत और अरमान आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपके साथ गुफ्तगू का मौका मिला। थैंक यू शकील साहब एंड लाइकवाइज सलमान साहब। तो सलमान साहब, आपसे गुफ्तगू का मैं आगाज करना चाह रहा हूं। आप माशाल्लाह काफ़ी इन्फ्लुएंशियल ओपिनियन लीडर हैं। तो पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात पे हम जब भी बात करते हैं तो वो बात कुछ ज़्यादा आगे नहीं बढ़ती। तो आपके ख्याल में क्या तरीका है कि किस तरह से ये ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, जबकि हमारी इकानमी जो है वो बिल्कुल तबाही के दहाने पे पहुंच चुकी है। और अभी जो है हमारे एक वफाकी वजीर ने यहाँ तक कहा कि मैंने अपने बेटे को कहा है कि वो अपनी आबाई ज़मीनें बेच दे और किसी और मुल्क में चला जाए। यहाँ की मईशत जो है वो गोया डूबने वाली है। देखिए, बदकिस्मती है शकील चौधरी साहब कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो एक दूसरे के हमसाए हैं, हम अच्छे ताल्लुकात कायम करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। और ये मसला ख़ास तौर पे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत जिसकी इकॉनमी भी बहुत बड़ी है और भारत जिसकी जमहूरियत भी बहुत बड़ी है और अपनी पॉपुलेशन वाइज भी वो एक बड़ा मुल्क है जिसकी इंटरनेशनल दुनिया में ज़्यादा लेजिटिमेसी है। इसलिए इस लिहाज से भी पाकिस्तान की ज़्यादा ज़रूरत बनती है कि वो भारत के साथ अपने ताल्लुकात को इस्तवार करे, बेहतर बनाए, और जो भी तनाज़ात हैं, जो भी तज़ादात हैं, जो भी टकराव है, वो हर सूरत में ख़त्म होना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की नहीं, बल्कि इस खित्ते की जो मजमूई सियासत है और जो मजमूई तरक्की है और जो पसमानदा तबकात हैं, उनको अगर आपने ताकत देना है तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात अगर बेहतर होंगे तो ये खित्ता भी तरक्की करेगा और हिंदुस्तान और पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। ये तो एक बुनियादी मेरा नैरेटिव है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान हर सूरत में ताल्लुकात दुरुस्त होने चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या वजह है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात ठीक नहीं हो पा रहे। अब इसमें देखिए, दोनों मुल्कों के दरमियान ऐसे ग्रे एरिया हैं और ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे की दुश्मनी को अपनी तरजीहात का हिस्सा बनाते हैं। पाकिस्तान में भी भारत दुश्मनी का एक अंसर पाया जाता है और हिंदुस्तान में भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान दुश्मनी का एक अंसर पाया जाता है। और इसको खास तौर पे दोनों मुल्कों की इस्टेब्लिशमेंट भी और दोनों मुल्कों की सियासी जमातें भी और ख़ास तौर पे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो इसको बतौर हथियार इस्तेमाल करते हैं। तो जो खलीज कम होनी चाहिए थी, वो खलीज कम होने की बजाय उसमें बदएतमादी के साए जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब ये किस तरह से टूटेगा, इसका वाहिद हल तो ये है कि दोनों मुल्कों को ये अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए कि जितने भी तनाज़ात हैं और जितने भी इस वक्त इशूज़ हैं, उसका वाहिद हल जो है वो मफाहमत के साथ और बातचीत के ज़रिए मुमकिन है। तो पहली स्टेज तो मैं ये समझता हूँ कि जो एक अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ बातचीत का जब तक आगाज नहीं होगा तो ये तनाज़ात या ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये कैसे दूर होंगे। ये जो डेडलॉक इस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान है, मैं समझता हूँ कि यही वो बुनियादी तनाज़ा है जिसकी वजह से हम आगे बढ़ने की बजाय अपनी अपनी पोजीशंस पे खड़े हुए हैं, जो दोनों मुल्कों के मफाद में नहीं है। अच्छा अरविंद, सलमान साहब ने जो बात की कि दोनों मुल्कों की इस्टेब्लिशमेंट ये नहीं चाहती और दोनों मुल्कों में ये सूरत हाल है, इसको कुछ लोग शायद फॉल्स इक्विवेलेंस कहेंगे कि ये रिगरस एनालिसिस नहीं होता कि जब दोनों फरीकों को आप एक इक्वल मेजर में ब्लेम कर दें। तो आप कैसे देखते हैं इस सूरत हाल को? जी बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब। मेरे ख्याल से सलमान साहब की ज्यादातर बातों से मैं मुत्तफिक हूं। इन्होंने जो भी बातें कही वो कुछ हद तक ठीक हैं, लेकिन ये जो पॉइंट है जो आपने उठाया कि जी दोनों मुल्कों की इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती, तो ये यकीनन एक फॉल्स इक्विवेलेंस ही है। क्योंकि जहां तक हिंदुस्तान में इस लफ्ज इस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक है, हमने कभी नहीं सुना, हमने कभी भी आज तक ये नहीं सुना कि जी हमारे यहाँ पर भी कोई इस्टेब्लिशमेंट है
जो ये नहीं चाहती कि उसके अच्छे ताल्लुकात हो उसके तमाम हमसाए मुल्कों के साथ। और जिस एस्टेब्लिशमेंट का जो है यहाँ हवाला दे रहे हैं सलमान साहब, मैं समझता हूं कि अगर वो कोई है भी तो वो उसकी इतनी ज्यादा रिट नहीं है कि वो हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको बाईपास करके और खुद अपने से कोई फैसला ले ले। आपने देखा होगा हिस्ट्री में टाइम एंड अगेन हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने एक विल दिखाई है इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात को बेहतर करने की, और जब जब उनकी तरफ से कोई स्टेप्स लिए गए तब तक उन्हें सिवाय मायूसी के और कुछ हाथ लगा नहीं है। मैं ज्यादा तारीख में नहीं जाना चाहता, बट अगर आप सबसे रीसेंट जो हाल में हमारे जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं जिनके बारे में पाकिस्तान में बहुत कुछ कहा जाता है, इमरान खान साहब उनको बड़े नामों से बुलाते हैं, यहां तक कि उन्होंने भी हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात को बेहतर करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। जी सलमान साहब, आप क्या कैसे जवाब देंगे अरविंद ने जो बातें की? देखिए, इस वक्त तो हिंदुस्तान में जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, मुझे तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। खुद भारत के अंदर से इतनी आवाजें आ रही हैं कि कितना वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की ख्वाहिश रखते हैं और कौन से ऐसे इनिशिएटिव उन्होंने लिए हैं जिसकी बुनियाद पे ये कहा जाए कि वो तो दोस्ती करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान दोस्ती करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा। पाकिस्तान तो बार बार वो कंपोजिट डायलॉग की भी बात कर रहा है, बातचीत की भी बात कर रहा है, लेकिन इस वक्त जो बदएतमादी है वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट है। और मुझे नहीं लगता कि इस वक्त भारत के अंदर से कोई स्पेस उस तरह से मिल रही है जिससे कोई बातचीत का अमल आगे बढ़ सके, चाहे वो कोई भी इशू हो, कश्मीर समेत बाकी जितने भी मामलात हैं। लेकिन बुनियादी बात तो ये ना, देखिए असल मसला तो डायलॉग की तरफ आना चाहिए ना। अब ये मुझे बता दीजिए कि नरेंद्र मोदी ने किस वक्त ये दावत दी है कि जी आइए हम डायलॉग की तरफ पेशरफ करते हैं, और जो डायलॉग इस वक्त आया हुआ है डायलॉग में हम उसको ब्रेक करते हैं और पाकिस्तान ने उसको कबूल ना किया हो या पाकिस्तान जो है वो उसमें रुकावट बन रहा हो। तो मुझे तो लगता है कि इस वक्त जो डायलॉग नहीं हो पा रहा उसमें भारत का अपना स्टांस जो है वो बहुत एग्रेसिव है और वो कोई इस वक्त बातचीत के लिए तैयार नहीं है। अगर है तो मुझे बता दीजिए किस जगह पर नरेंद्र मोदी साहब ने दावत दी है। प्राइम मिनिस्टर जिस वक्त आए थे इमरान खान साहब, उन्होंने कहा कि आप एक कदम चले, हम 2 कदम आगे चलने के लिए तैयार हैं। कोई बातचीत की तरफ से कोई ऑफर नहीं आई है। इस वक्त तो भारत के अपने अंदर से वो आवाजें अपना हुकूमती सतह से तो कम अज कम नहीं आ रही, या मोदी सरकार की तरफ से ऐसी कोई चीज आई है सामने तो मुझे बताइए, मैं उसको अपनी गलती तस्लीम करूंगा कि उन्होंने हमें ऑफर किया है और हम उसके लिए तैयार नहीं है। अच्छा सलमान साहब, इसमें एक मसला ये आता है कि पाकिस्तान में ये तासुर बड़ा आम है कि जब से नरेंद्र मोदी आए हैं इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब हो गए हैं। तो मेरा सवाल ये होता है कि क्या इससे पहले इन दोनों मुल्कों के दरमियान घी और शक्कर की शहद की नहरें बह रही थीं कि अचानक नरेंद्र मोदी आए और सब कुछ बिगड़ गया? तो सर, ये जो अटैक हुआ था मुंबई पे जिससे बहुत ज्यादा ताल्लुकात खराब हुए, वो तो कांग्रेस के दौर में हुआ था। और उससे पहले भी आप देख लीजिए, हमारे तो अखबार बड़े अरसे से अजली दुश्मन लिखते आ रहे हैं इंडिया को। तो आप कैसे देखते हैं अरविंद इन चीजों को? जी, मैं पहले तो सलमान साहब की बात का जवाब देना चाहता हूं कि मोदी जी ने भारत पाकिस्तान के ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए क्या स्टेप्स लिए हैं। अगर आपको याद हो, इसी साल फरवरी में जो हमारे दोनों मुल्कों के दरमियान सीज फायर का ऐलान हुआ, जो कि अभी तक कायम है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की उसमें रजामंदी नहीं थी या उनके जो है उनसे बिना पूछे ये कोई स्टेप लिया गया हो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हमारी हुकूमत ने जब इमरान खान साहब को कोविड हुआ तो मोदी साहब ने खुद उन्हें एक चिट्ठी लिखी, एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने खान साहब की सेहत का पूछा और साथ में ये भी लिखा कि हमारे दोनों मुल्कों के दरमियान अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, बस हमारी तरफ से जो कोर इशू है वो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का, अगर वो हल हो जाए तो फिर हम अच्छे हमसायों की तरह रह सकते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, उन्होंने इसके अलावा और कोई बात नहीं की। इमरान खान साहब ने जवाब में ये कहा कि हम तब तक अच्छे हमसाये की तरह नहीं रह सकते जब तक कि हमारे दरमियान जम्मू कश्मीर का जो मसला है वो खत्म नहीं हो जाता। तो नरेंद्र मोदी ने तो कोई बात भी नहीं की इस किस्म की कि हमारे दरमियान कोई मसला है या नहीं है।
तो जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं वो हमारी हुकूमत ने लिए हैं। जवाब में अब आप देखें इमरान खान साहब ये जो कॉमर्स मिनिस्ट्री के वो एज अ मिनिस्टर वो पोर्टफोलियो उनके पास है, तो जब उनसे ये कहा गया कि जी आपने गंदम और चीनी और पता नहीं एक दो आइटम और थे कॉटन वो इंडिया से इंपोर्ट करना है, तो उन्होंने वो ईसीई की समरी पे साइन कर दिया और अप्रूवल दे दिया। बाद में कैबिनेट में वो बात गई तो खान साहब ने उस पर यू टर्न ले लिया और वो उन्हीं के पार्टी के लोग कह रहे हैं कि नहीं जी एज अ कॉमर्स मिनिस्टर तो उनका ख्याल यही था, बट एज अ प्राइम मिनिस्टर उनको लगा कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं हो जाता तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये तो कोई बात ना हुई, कश्मीर का मसला तो 74 साल से है। आप लोगों को इसी तरह एक इशू के ऊपर हॉस्टेज नहीं बना सकते हैं। फिर इमरान खान साहब ने रिपीटेडली जिस तरह से नरेंद्र मोदी साहब को नामों से बुलाया है, मैं वो नाम यहाँ पे लेना भी मुनासिब नहीं समझता किसी भी इंसान के लिए, लेट अलोन अ प्राइम मिनिस्टर। वो एक शख्स नहीं है, ही रिप्रेजेंट्स 135 करोड़ इंडियंस। तो आप किसी को इस तरह से नामों से बुलाएं और फिर ये तवक्को रखें कि वो आपसे अच्छे ताल्लुकात की कोई उम्मीद हो, तो वो थोड़ी सी एक बात ठीक नहीं है। बावजूद इसके कि मोदी साहब ने उनका पूछा, तो जो स्टेप्स किसी ने लेने हैं आगे बढ़ने के लिए हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर, वो पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई सिंसियरिटी हो डायलॉग में, अब डायलॉग के नाम पे वो अगर ये कहें कि जी कश्मीर झोली में डाल के हमें दे दें, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। इसके अलावा भी बात हो सकती है। इन पास्ट वाजपेयी साहब का दौर आप लें या उससे पहले के दौर में लें, जब भी बात होती थी हिंदुस्तान पाकिस्तान के बायलैटरल रिलेशंस के दरमियान, तो इंडिया हमेशा ये कहता था कि आए पहले हम अपने जो है पीपल टू पीपल कनेक्शन बेहतर करें, ट्रेड नॉर्मलाइज करें, बायलैटरल ताल्लुकात बेहतर होंगे तो फिर हम ये भी डिस्कस कर लेंगे, जो कि लाहौर डिक्लेरेशन की स्पिरिट के अंदर ये मौजूद है, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। बट पाकिस्तान का ये एक टूक बयान देना कि जी इफ यू डोंट रिजॉल्व कश्मीर देन नथिंग इज गोइंग टू बी ओके, ये कोई अच्छी पहल नहीं है। भारत का भी एक तनाजा है अक्साई चीन को लेके चाइना के साथ, बट हम रिपीटेडली उस एक इशू को दो मुल्कों के दो कौमों के दरमियान हॉस्टेज नहीं बना के रखते। तो मैं चाहूंगा कि इस पे सलमान साहब कुछ कहें। अच्छा सलमान साहब, मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं। वाजपेयी जो हैं वो लाहौर आए थे और उनके साथियों की जो राय थी वो ये थी कि आप लाहौर ना जाएं, आपके लिए पॉलिटिकली ये अच्छा नहीं होगा। वो रिस्क लेके ये लाहौर आए और उसके बाद जो है उनको पठानकोट का तोहफा मिला। और मोर रिसेंटली सर, सेनेट के चेयरमैन को इंडिया की पार्लियामेंट के स्पीकर ने इनवाइट किया, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक कश्मीर का मसला नहीं आएगा तो मैं तो नहीं आऊंगा। एनएसए जो है हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनको बुलाया गया, उन्होंने भी बड़ा रूडली जो है उसको कहा कि स्पॉइलर कैन नॉट बी पीस मेकर। चाइना भी नहीं गया, लेकिन चाइना ने इस तरह की लैंग्वेज यूज नहीं की। और जो ये बार बार जो कह रहे हैं अरविंद, तो सर हमारे जो हार्ड लाइनर एम्बेसडर्स भी हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि एक वजीर आजम को इस तरह की लैंग्वेज जेब नहीं देती कि वो दूसरे वजीर आजम को फाशिस्ट कहे, वो उसको हिटलर का साथी कहे, वगैरह वगैरह। और सर जब उन्होंने ये खत लिखा था, इमरान खान साहब की सेहत याबी की दुआ की थी, तो हमारे एक वजीर ने कहा था कि हम नरेंद्र मोदी वुड बी द लास्ट पर्सन जिनकी दुआएं हमें चाहिए हों। तो सर क्या डिप्लोमेसी इसी तरह कंडक्ट की जाती है? देखिए, बात यह है कि जब वाजपेयी पाकिस्तान आए थे तो पाकिस्तान में उनके आने के ऊपर भी बहुत सख्त रद्द-ए-अमल था, लेकिन उसके बावजूद उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने उनको वेलकम किया और एक बड़ा तारीखी माहिदा भी ऐलान लाहौर के नाम से वहां पर हुआ था। फिर उसके बाद आप देखिए कि सिर्फ मसला इमरान खान का नहीं है। जब नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने तो नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से चल के उनको मुबारकबाद देने भी गए थे। फिर उसके बाद करतारपुर बरादरी के हवाले से भी जो है एक इनिशिएटिव लिया गया। आपने खत की बात की है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जब प्राइम मिनिस्टर बने तो पाकिस्तान से ये मैसेज गया था कि उनको मुबारकबाद भी दी गई थी और कहा गया था कि दोनों ममालिक के वजीर आजम जो है वो मिलकर जनूबी एशिया की खत्ते की सियासत के लिए, अमन के लिए काम करें, गुर्बत के खात्मे के लिए काम करें, जंगों और तनाजात को खत्म करें। तो देखिए ये इनिशिएटिव तो लिए गए हैं, लेकिन सवाल मेरा फिर वही है, क्या वजह है कि डायलॉग प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता? देखिए ये बात जो इन्होंने की अरविंद ने कश्मीर के तनाजुर में, भी कश्मीर एक इशू तो होगा, वो डायलॉग का हिस्सा तो बनेगा ना, एजेंडे का हिस्सा तो बनेगा। उसका नतीजा क्या निकलता है कि नतीजा उसको बाद में छोड़े। पहले सवाल तो यह है कि एजेंडे पे वही पॉइंट आएंगे ना जो हिंदुस्तान की रिजर्वेशन है और जो पाकिस्तान की रिजर्वेशन है।
उन्हीं पॉइंट्स को बना के तो एजेंडे पे बात होगी ना। लेकिन अगर कोई कहे कि नहीं जी सिर्फ हमारा एजेंडा तो आप डाल दीजिए टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में, हम आपके एजेंडे को उसके अंदर डालने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी, मुझे आप बताइए ना। और दूसरी बात यह कि फाशिस्ट जो है वो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नहीं कह रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर से आवाजें आ रही हैं। अभी कल जो हिंदुस्तान के अदाकार हैं उन्होंने जिस किस्म की गुफ्तगू की है मोदी साहब के बारे में, और जिस किस्म के अल्फाज उनके बारे में अदा किए हैं मुस्लिम नस्लकशी के कॉन्टेक्स्ट में, अकलियतों के कॉन्टेक्स्ट में, उसको आप किस तरह से देखेंगे। ये जो अरुंधति राय जो जिस किस्म की आवाजें उठाती हैं उसको किस तरह से देखेंगे। फारूक अब्दुल्ला ने और महबूबा मुफ्ती ने जो सवालात उठाए हैं उसको कैसे आप देखेंगे। देखिए बात यह है, अगर हमने एक दूसरे के ऊपर पॉलिटिकल स्कोर करने हैं तो बहुत से पॉइंट मेरे पास भी होंगे, उनके पास भी होंगे। असल में तो हमें वे फॉरवर्ड की तरफ जाना चाहिए, और वे फॉरवर्ड ये है कि दोनों मुल्कों की क़यादत आपस में बैठ के एजेंडे को सेट करे, एजेंडे के नतीजे में डायलॉग प्रोसेस को आगे बढ़ाए। और ये डायलॉग पहले दिन तो हल नहीं होने वाले, एक प्रोसेस तो स्टार्ट करे ना। इस वक्त जितने भी इनिशिएटिव वो कहते हैं, अर्बन कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने, लेकिन डायलॉग तो नहीं स्टार्ट हो पा रहा ना। और जब जिस वक्त अमेरिका ने एक सालसी की बात की उस वक्त भी कोई थर्ड ऑप्शन के तौर पे कोई कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस वक्त तो एक डेडलॉक है। अब उसका ब्लेम आप पाकिस्तान को दे दें, उसका ब्लेम हम हिंदुस्तान को दे दें, अगर हम एक दूसरे पे ब्लेम करते रहेंगे तो ये मसला हल होने वाला नहीं है। इसके लिए तो हम सबको बैठ के ये बात करनी चाहिए कि देखिए इश्यूज कुछ भी हो, तनाजात कुछ भी हो, और कितनी भी सेंसिटिविटी उसमें पाई जाती हो, कितनी भी बदइत्तेमादी पाई जाती हो, पहले स्टेज के ऊपर तो आपको बैठकर बातचीत के अमल को आगे बढ़ाना है। और जब तक ये अमल आगे नहीं बढ़ेगा, ये जो एक दूसरे के बारे में हमारी रिजर्वेशंस हैं और उसमें जो इख्तलाफात हैं वो भी खत्म होने वाले नहीं है। इसलिए कि जब तक हम बैठेंगे नहीं तो बातचीत कैसे करेंगे, मुझे आप ये बता दीजिए। अच्छा सलमान साहब, आपने बात की वाजपेयी का तारीखी इस्तकबाल हुआ। नहीं, तारीखी इस्तकबाल नहीं, मैंने कहा कि पाकिस्तान में बहुत से लोग उनके आने के बारे में खुश नहीं थे, लेकिन उस वक्त की हुकूमत ने उनको वेलकम किया। जी सर, ये बात दुरुस्त है, हुकूमत ने वेलकम किया, लेकिन आर्मी चीफ ने उसकी भरपूर उसकी मुखालफत की और उन्होंने जमात इस्लामी को यूज किया। ये चीजें अब छप चुकी हैं। जमात इस्लामी को उसी आर्मी चीफ ने करतारपुर राहदारी के हवाले से जो इस वक्त रोल प्ले किया है वो भी हमारे सामने है। दूसरी बात जरा ध्यान में रखिए, आर्मी चीफ ने इस्लामाबाद में बैठ के नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के कॉन्टेक्स्ट में जो एक पूरी कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें बुनियादी बात की थी कि आइए हिंदुस्तान और पाकिस्तान तनाजात से बाहर निकलें, एक दूसरे के साथ आगे बढ़े, माजी की तलखियों में मत उलझें, मुस्तकबल की तरफ देखें ताकि दोनों ममालिक जो है वो आगे बढ़कर एक डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस करें। ये गुफ्तगू भी पाकिस्तान के अंदर से हुई है ना। सर मेरी बात आप कंप्लीट होने दीजिए, फिर उसके बाद बात कीजिएगा प्लीज। मैंने नहीं आपको इंटरप्ट किया, प्लीज मुझे भी इंटरप्ट ना करें। तो सर वाजपेयी जब आए थे तो जमात इस्लामी को यूज किया गया और आर्मी चीफ ने यूज किया कि इनको हंगामा करो यहाँ पे, और फ्रेंडली जो एम्बेसडर से टर्की जैसे उनकी गाड़ियों पे भी अटैक करवाए गए। तो सर उसके बाद क्या हुआ, कारगिल हुआ था, ये हमें याद नहीं है। और वाजपेयी मीनारे पाकिस्तान पे गए और उस मीनारे पाकिस्तान को अगले दिन धोया गया कि ये नापाक हो गया है। और सर 2008 में भी मुज़ाकरात चल रहे थे जब बंबई पे अटैक हुआ। अच्छा अरविंद, आप कैसे देखते हैं इसको? और ये जो बात इन्होंने की है कि इंडिया में जेनोसाइड हो रहा है मुसलमानों का, तो सर ये बात तो भुट्टो साहब ने भी की थी। ये तो बहुत पुरानी कंप्लेंट है, आपकी कंप्लेंट नहीं है। 1968 में भुट्टो साहब ने कहा था कि इंडिया में एक्सटर्मिनेशन की कैंपेन चल रही है मुसलमानों के खिलाफ। और मजे की बात यह है कि वो मुसलमान जो 1947 में 9% थे वो आज 16% हो गए हैं नस्लकुशी के बावजूद। जी अरविंद, मैं एक एक करके इनकी तमाम बातों का जवाब देना चाहूंगा। पहले तो मेरी ये बिल्कुल भी ख्वाहिश नहीं थी कि मैं इस किस्म की कोई तू मैं में और उसमें पढ़ूं, और मेरे ख्याल से दिस शुड बी द लास्ट थिंग, और उसके बाद में हमें कुछ आगे बात करनी चाहिए। वरना ये बाकी प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी उसी तू मैं में खत्म हो जाएगा और उसमें कुछ हासिल नहीं होगा। इवेंचुअली एक पॉजिटिव मैसेज जाना चाहिए। अगर हम ही नहीं दे सकते हैं तो फिर कौन लोग देंगे? हुक्मरान जो हैं वो तो जो भी आवाम के अंदर पॉपुलिज्म के ओपिनियन होते हैं उन्हीं के ऊपर बेस्ड बात करते हैं। तो मैं अनपॉपुलर बात करने बैठा हूं यहां पर। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि वाजपेयी साहब के आने से कुछ लोग जो हैं वो नाखुश थे या कुछ लोगों ने उसकी मुखालफत की। सीधा सीधा नाम लेके क्यों नहीं कहते कि आपकी फौज वाजपेयी साहब के आने से खुश नहीं थी?
ये कुछ लोग आपने क्या लगा रखा है, एज इफ कि वो कोई पर्दे के पीछे कोई ऐसे लोग हैं जो कि दिखाई नहीं देते। आपकी फौज नाखुश थी। जब किसी भी मुल्क में कोई दूसरे मुल्क का हेड ऑफ द स्टेट आता है, तो उसको जो गार्ड ऑफ ऑनर आपने देना है वो आपने उस इंसान को नहीं दे रहे हैं, उस मुल्क के तमाम जो शहरी हैं आप उनकी इज्जत कर रहे हैं। वाजपेयी साहब जब आए तो उनको गार्ड ऑफ द ऑनर देने के लिए पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस में से कोई भी तैयार नहीं था। आखिरी टाइम पर जाके एक नेवी के दस्ते को बुलाकर और गार्ड ऑफ ऑनर दिलवाया गया। और ये बात पिछले ही साल मुस्तंजर हुसैन तारड़ साहब ने अपने प्रोग्राम तारड़नामा में जियो न्यूज पर यह बात कही थी। जियो पर उनका प्रोग्राम आया था तारड़नामा, आज भी यूट्यूब पर मौजूद है, जिसमें वो बताते हैं कि वाजपेयी साहब आए तो एक भी फौज का, आर्मी कह ले, नेवी, एयरफोर्स, कोई भी उसका हेड वहां पर आके वाजपेयी साहब का इस्तकबाल करने के लिए तैयार नहीं था। आखिर में जाके एक टुकड़ी को बुलाया गया और उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर दिया, और उसके बाद वो तारड़ साहब के पास आए और तारड़ साहब को कहा कि वाजपेयी साहब को सल्यूट मारना तो हमारी मजबूरी थी सर, हम आपको सल्यूट मारना चाहते हैं और आपको गार्ड ऑफ ऑनर देना चाहते हैं। और उन्होंने फिर मुझे गार्ड ऑफ ऑनर दिया। उसी प्रोग्राम में तारड़ साहब ये भी बताते हैं कि जब वाजपेयी साहब आए तो मुझसे ये कहा गया कि आप शेयर्ड हिस्ट्री पे बात ना कीजिए, शेयर्ड कल्चर पे बात ना कीजिए, आर्ट्स एंड म्यूजिक पे बात ना कीजिए, जो भी चीज हमारे दरमियान कॉमन है, मुश्तरका है, आप उस पर बात ना करें। तो उन्होंने कहा तो मैं क्या कहूं कि एक चुस्त पजामा पहन के कोई इंडिया का वजीर आजम आया है और वो ऐसा दिखता है। तो कहते हैं पीछे से फिर मेरे कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि नहीं, बस ये आपको डायरेक्टिव्स इशू किए जाते हैं, इसी के तहत आप अपनी जो भी उर्दू नशरियात में आपने कमेंट्री देनी है वो आप देंगे। अब वो उन्होंने ये भी कहा कि आप समझ जाएं वो लोग कौन होंगे और क्या कहा। तो एक जो सिंसियरिटी थी वाजपेयी साहब के आने में, वो शुरू दिन से वहां थी ही नहीं। और वो कुछ लोग नहीं थे, वो आपकी फौज थी। क्या इस्टेब्लिशमेंट और यहाँ बाएं शाएं के नाम लेके आप सीधा नाम लेके भी बात नहीं कर सकते हैं। आपकी फौज ने कारगिल में ऑपरेशन किया, क्या कोई इस तरह से करता है? दिलीप कुमार अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं कि वाजपेयी जी ने मुझे बुलाया और मैंने नवाज शरीफ साहब को फोन किया कि मियां साहब ये आपने क्या कर दिया, आपको अंदाजा है कि आपके ऐसे ऐसे स्टेप्स लेने से हम हिंदुस्तानी मुसलमानों पर क्या गुजरती है, हमारे लिए अपने घर से बाहर निकलना कितना मुश्किल हो जाता है, हमारे लिए सोसाइटी में जो स्पेस हमने बनाई है 70 सालों में, उस पर कितना बड़ा हमारे ऊपर एक सवालिया निशान लगता है। तो आज अगर आप हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात करते हैं तो आप जरा ये खुद देखें कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को शक के दायरे में लाने के लिए, उनके ऊपर कोई उंगली उठाए, उसके लिए आपने क्या किया है पिछले 70 सालों में? सिवाय जंगों के आपने हिंदुस्तान को दिया क्या? एक के बाद एक मुसलसल जंगें दी, टेररिस्ट अटैक्स दिए, और वो भी ऐसे टेररिस्ट अटैक्स कि जो कि पूरी दुनिया के अंदर, जिसने पाकिस्तान की इमेज को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया कि आपका पासपोर्ट इराक, सोमालिया, अफगानिस्तान के बाद चौथे नंबर पर दुनिया में वर्स्ट पासपोर्ट कैटेगरी में है। और उसके बाद आप इंडिया पे इल्जाम लगाएं, कोई कहता है जी कुलभूषण जाधव और ये वो। इंटरनेशनली इंडिया को क्या नुकसान पहुंचाया आपने? इंडिया वहीं का वहीं खड़ा है। आज बता दें। मैं बीच में नहीं बोला था, आप भी जरा हौसला रखें, हौसला रखिए थोड़ा सा, मुझे अपनी बात कहने दें। पिछले 70 सालों में हिंदुस्तान में जो है एक ऐसी हुकूमत थी कांग्रेस, जो कि आपको बड़ी पसंद थी। अभी 2 साल पहले ही 7 अगस्त 2019 को इंडिया ने जब 5 अगस्त 2019 का कश्मीर में आर्टिकल 370 को खत्म करके इकदाम लिया था, उसके एवज में जो जवाब आया था खान साहब का, उन्होंने कहा कि ये मोदी आरएसएस का, बीजेपी का इंडिया है, ये कांग्रेस का इंडिया नहीं है, ये गांधी और नेहरू का इंडिया नहीं है। कोई ये पूछे गांधी नेहरू के इंडिया को सिवाय जंगों के आपने क्या दिया था भाई? आज हिंदुस्तान में अगर यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी ये फील करती है कि कोई ऐसा बंदा आया है जो ये कहे इनफ इज इनफ, हम अब मार नहीं खाएंगे, और अगर कोई सामने से जुर्रत करता है तो उल्टा मार कर आएंगे, तो इंडिया की पब्लिक क्यों नहीं सपोर्ट करेगी उसको? अगर यही चीज आपके साथ हो रही होती और आपके यहां पर कोई प्राइम मिनिस्टर आके अवाम को इस तरह का यकीन दिलाता कि अब हम मार नहीं खाएंगे, तो आप भी उसका सपोर्ट करते।
इमरान खान इज प्रोबेबली द लास्ट पर्सन जो मोदी साहब के ऊपर तनकीद कर सके। उसको तो वहां के, आपने कहा कि आपके लोग ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं, आपकी अपनी ऑपोजिशन के पार्टीज कह रही हैं कि वो तो सिलेक्ट करके आया है वहां पे, ही इज नॉट एन इलेक्टेड लीडर। मोदी साहब जो भी हो, जैसे भी हो, ही इज एन इलेक्टेड लीडर। डेमोक्रेसी के अंदर अगर लेफ्ट विंग की सियासत की जगह है कांग्रेस की, तो यहां पर राइट विंग के लिए भी जगह होती है। एक सियासी नजरिया है। आप ये नहीं कह सकते कि जब तक आप कांग्रेस की सोच पर चल रहे हैं, जब तक कि आपका जो नजरिया सोशलिस्ट है, लेफ्टिस्ट है, तब तक दुरुस्त है। डेमोक्रेसी में हर सोच के लिए जगह है। आज मोदी साहब हैं, कल कोई और आएगा। मगर मैं आपको एक बात पे आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, एंड ऑनेस्टली आप जवाब दें। मैं मानता हूं मसले हैं हमारे दरमियान, आज अकलियतों को लेके भी मसले हैं, लेकिन इतने बड़े मसले नहीं हैं कि कोई भी मुसलमान हिंदुस्तान से परेशान होकर, तंग होकर जाना चाहे, दुनिया में कहीं भी जा सकता है। पाकिस्तान कोई नहीं आना चाहता, ये एक सच है। हर साल डॉन की ही एक खबर है जिसमें उन्होंने कोट की है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऑफिशियल फिगर्स को, कि 5 से 7 हजार हिंदू पाकिस्तान से इंडिया जा रहा है, वो भी 50 लाख की आबादी में से। तो अगर 20-25 करोड़ की आबादी में से मैं कहता हूं कोई 5 भी अगर पाकिस्तान की तरफ आ रहे हो, तो आप कुछ क्लेम कर सकते हैं कि हाँ कोई बात है। नोबडी इज लुकिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान। आपको चाहिए था, जो मुल्क वजूद में ही इस बात के लिए आया है कि अकलियतों के तहफ्फुज के लिए, उसके यहां पर अकलियतों को किस तरह कोई मसला पेश आ सकता है। अपने हालात देखें, 23-24% से आपके यहां माइनॉरिटी 1% पर आ गई है। ये हालात हैं। उसके बाद पाकिस्तान एंड पाकिस्तानीज आर द लास्ट पीपल टू लेक्चर इंडिया ऑन कम्युनल इश्यूज। हिंदुस्तान में दंगे फसाद हिंदू मुसलमानों के दरमियान मोदी साहब के आने के बाद शुरू नहीं हुए हैं। आजाद हिंदुस्तान के अंदर इसकी एक लंबी तारीख है, और आजाद हिंदुस्तान से पहले भी, अंग्रेज के जमाने में भी ये दंगे फसाद होते थे। पार्टीशन के दरमियान भी जो दंगे फसाद हुए, वो माफ करें हिंदुस्तान की तरफ से शुरू नहीं हुए। वो रावलपिंडी, मुल्तान में आपने हिंदुओं और सिखों का जेनोसाइड किया, आपने उसको फोर्स किया, तो उसका रिएक्शन आया इंडियन पंजाब से, ईस्ट पंजाब से उसका रिएक्शन आया। सिखों ने नहीं कत्लेआम शुरू किया पहले, ये तारीख है। अपने बच्चों को पढ़ाएं। आपने मुतालिया पाकिस्तान पढ़ा कर जो उनको झूठ का मार लगा रखा है, उसको भी जरा सच होकर बताया करें। तो मैं ये जानना चाहता हूं, हिंदू फंडामेंटलिज्म से इनको प्रॉब्लम है। शाहिद अफरीदी ने भी बयान दिया था अभी पिछले साल, मोदी बुरा है क्योंकि वो मजहब की सियासत करता है। अल्लामा इकबाल कहकर गए थे, घर जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। ये मोदी नहीं कहा था। क्या आपके यहां पर सियासत में, अभी आपके जो वो एक फवाद चौधरी साहब कह रहे थे हमें मजहब को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए सियासत में, ओ भाई आपके यहां तो सारी सियासत ही मजहब के नाम पर होती है। एक जुमला नहीं बोल सकते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के बगैर आप। एक बात, एक सेंटेंस पूरा नहीं होता, उससे पहले कोई ना कोई मजहब की बात उसमें आई जाती है। तो ऐसा है, इंडिया को लेक्चर आप बाद में करें, पहले अपने खुद के हालात देखें इस मामले में। देखिए, फंडामेंटलिज्म से प्रॉब्लम है, और बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन ये कोई कहने के लिए तैयार नहीं है कि हिंदू फंडामेंटलिज्म एक रिएक्शन है इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का। हिंदू ने मजहब की सियासत अगर शुरू भी की है, तो अब जाके शुरू की है इस 21वीं सदी में। जो काम आप आज से 100 साल पहले कर चुके थे, आपको क्या हक है? आपको तो खुशियां मनानी चाहिए। अरविंद साहब, जरा ये जो नसीरुद्दीन शाह साहब ने गुफ्तगू की है कल, जरा इसके बारे में रोशनी डाल दें। ये तो अंदर से आई ना आवाज, ये क्या है? मैंने पहले अर्ज किया, मैं फिर से ये गुजारिश कर दूं सर, नसीरुद्दीन शाह साहब के जो तहफुजात हैं, कुछ हद तक मैं उनसे सहमत भी हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे यहां पर कम्युनिटी, हमारे यहां भी मेजॉरिटी कम्युनिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटी के दरमियान बहुत सारे इश्यूज को लेकर जो है उनमें बातें होती रहती हैं। अगर नसीरुद्दीन शाह साहब ने जो कुछ भी कहा है, मैंने पूरा प्रोग्राम देखा है, उनकी बातें काफी हद तक ठीक भी हैं, बट दैट इज फॉर द इंडियन पब्लिक टू सॉर्ट आउट। हमारे यहां पर उसके लिए एक प्रोसेस है। कोई जेनोसाइड होगा होगा होगा, अभी तक तो कोई हुआ नहीं है, अभी तक तो सारे आराम से अपने बैठे हैं। जेनोसाइड इंडिया जैसे मुल्क के अंदर जहां पर माइनॉरिटी, उसी इंटरव्यू का मैं हवाला दे दूं, नसीरुद्दीन शाह साहब ने यह भी कहा कि अगर कुछ होता है, हाल ही में जो अयोध्या के अंदर धर्म संसद हुई, उसमें कुछ हिंदू लीडरों ने जो बयान दिए,
अगर उसको लेकर कोई अगर उन मुसलमानों पर हमला होता है तो भारत का मुसलमान जवाब देगा। ये भी नसीरुद्दीन शाह साहब ने कहा। वो तादाद में 20 करोड़ हैं। किसी भी मुल्क को बर्बाद करने के लिए अगर वहां की 5% आबादी भी अगर वो एंटी स्टेट हो जाए तो उस मुल्क को सीरिया वहां पे बनने से, सॉरी, उस मुल्क के सीरिया जैसे हालात बनने से कोई नहीं रोक सकता। हिंदुस्तान के मुसलमान जो हैं वो जानते हैं कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना। और यहाँ पे सर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, पॉइंट स्कोरिंग के लिए वो इस तरह के बयान देते हैं, बट आई डोंट थिंक इंडिया हैज एनीथिंग टू वरी अबाउट। आपने उनकी बात तो कह दी, आपने ये नहीं सुना कि असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या जबान इस्तेमाल करते हैं और उनके छोटे भाई क्या जबान इस्तेमाल करते हैं कि तुम 100 करोड़ हो, हम 25 करोड़ है, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर हम बता देंगे क्या है, कौन कौन कितना पानी में है। तो उनको भी नोट करें, वो बयान भी बराबर में दिए जाते हैं। अगर यहाँ पे हिंदुओं की तरफ से कोई बयान आता है तो मुसलमान टक्कर देता है, क्योंकि वो टक्कर देने की पोजीशन में है। वो कोई ऐसा नहीं है कोई। बात ये है कि अगर आपने एक रिएक्शनरी अप्रोच के ऊपर बैठ के सारा नैरेटिव डेवलप करना है तो फिर ये नैरेटिव तो चलता रहेगा, इसमें क्या फर्क पड़ेगा। जो बातें आपने की हैं, आपने तो सारा मलबा डाल दिया पाकिस्तान के ऊपर कि जिस हर चीज की बुराई की जड़ जो है वो पाकिस्तान है। आप ये कहते हैं कि जी बात देखिए, मैंने पहले आपसे कहा है कि दोनों ममालिक के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसे ग्रोह मौजूद हैं जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने की बजाय उसमें बिगाड़ पैदा करना चाहते हैं, इंतहा पसंदी भी करना चाहते हैं, एक दूसरे के खिलाफ नफरत अंगेज बातें भी करने की कोशिश की जाती है। कि जो भारत के अंदर मूवीज बनती हैं, हम भी बैठ के देखते हैं ना, जिस किस्म की मूवीज वहां पे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बन रही हैं, मुस्लिम दुश्मनी के कॉन्टेक्स्ट में बन रही हैं। मैं तो इस बहस में जाना नहीं चाहता। मैंने तो आपसे ये सवाल शुरू में रखा था कि आप ये बताइए कि वे फॉरवर्ड के कॉन्टेक्स्ट में क्या ऐसे इनिशिएटिव हैं जो दोनों मुल्कों के दरमियान आने चाहिए, जिसकी बुनियाद पे जो डेडलॉक है वो ब्रेक हो और डायलॉग प्रोसेस आगे बढ़े। बाकी देखिए, बातें तो आपके पास भी बहुत हैं और सही होंगी बहुत सी बातें, मेरे पास भी कुछ बातें हैं, वो ठीक माने या ना माने, लेकिन दोनों तरफ से अगर हमने माजी का मातम करना है और आगे नहीं बढ़ना तो फिर उसका कोई वे आउट नहीं है। ये दोनों तरफ से मातम चलता रहेगा। हम तो हिंदुस्तान का मीडिया भी देखते हैं, आप पाकिस्तान का मीडिया भी देखते हैं। जरा हिंदुस्तान के मीडिया को रिव्यू कर लेना, किस किस्म के गुफ्तगू वहां पे, किस किस्म के टॉक शो हो रहे हैं। कहें तो मैं कभी वो क्लिप भी इसी प्रोग्राम में रख के हम देखते हैं कि जिस किस्म की बैशिंग वो वहां पे होती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये दोनों तरफ के लोग मौजूद हैं, दोनों तरफ इस तरह के लोग मौजूद हैं जो रुकावटें पैदा कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि इनके मुकाबले में उस नैरेटिव को रीबिल्ड करें जो डायलॉग प्रोसेस को आगे बढ़ाए, जो दोस्ती प्रोसेस को और पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाए। अब उसके लिए क्या इनिशिएटिव पाकिस्तान को लेने चाहिए और क्या हिंदुस्तान को लेने चाहिए, असल एजेंडा ये है। अच्छा सलमान साहब, मैं अगर अर्ज कर सकूं, आपने नसीरुद्दीन शाह की बात की, तो सर ये चीज कि एक आदमी वहां पे इतना खुल के तनकीद कर सकता है, ये भी आपको कुछ न कुछ बताती है हकीकत क्या है। सर पाकिस्तान में सर प्लीज सुन लीजिए, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, आप इंटरप्ट ना करें प्लीज, प्लीज लिसन टू मी अनइंटरप्टेड। जी सुनाएं। सर ये देखिए, एक बंदा खुल के अगर इतनी तनकीद कर सकता है ना, इसका मतलब है कि वो एक जमहूरी मुल्क में रह रहा है। पाकिस्तान में सर, पाकिस्तान में अहमदियों के साथ कौन सा जुल्म है जो नहीं हुआ, हिंदुओं के साथ क्या नहीं होता, क्रिश्चियंस के साथ क्या नहीं होता। आप मुझे एक अहमदी का बयान दिखा दें जिसने इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की हो। कल मैंने एक इंटरव्यू किया, उस बंदे ने मुझे बताया कि 1974 में गुजरांवाला में क्या हुआ था। उसके एक हमसाया था अहमदी, उसको और उसके बेटे को, अकलौते बेटे को छत से गिरा दिया गया और नीचे जब वो गिरे वहां पे उनको मार मार के जो है उनको वो मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन कोई अहमदी बोल नहीं सकता, लंदन में बैठ के भी नहीं बोल सकता, और नसीरुद्दीन शाह इंडिया में बैठ के बोल रहा है। तो सर ये जो चीज है ना, इसको भी ध्यान में रखिए। नोम चॉम्स्की को है ना, जवाब नहीं बोल देना यार, तकरीर करेंगे तो बात नहीं होगी ना। बात है जिस तरह के वाकयात आपने उठाए, मैं आपको रोजाना की बुनियाद पे हिंदुस्तान के वाकयात दिखाता हूँ जहां मुसलमानों पर तशद्दुद हो रहा है, वो वीडियोस भी मौजूद हैं। अच्छा सवाल ये है कि आपने कहा पाकिस्तान में कोई गुफ्तगू नहीं कर सकता, आसमा जहांगीर यहाँ बैठ के गुफ्तगू करती रही है ना, आइए रहमान साहब मरहूम यहाँ पे बैठ के बातें करते रहे ना, परवेज हुद भाई सब यहाँ पे बैठ के बातें करते रहे ना। कौन से ऐसे लोग हैं मुझे बताइए जो स्टेट नैरेटिव से हट के यहाँ गुफ्तगू नहीं करते रहे। यहाँ रोजाना की बुनियाद पे पाकिस्तान की रियासत के ऊपर जिस तरह की तनकीद होती है, क्या ये तनकीद नहीं हो रही? मुझे आप बताइए जरा। मैं आपको 20 दानिशवरों के नाम ले लेता हूँ जो इंडिया पीपल्स फोरम के लोग थे,
जो पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान की पॉलिसियों को तनकीद करते थे, इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियों को तनकीद करते थे, फौज को तनकीद करते थे कि उनका एजेंडा ठीक नहीं है, वो लोग आज यहाँ मौजूद हैं या नहीं है? मुझे बताइए। कितने लोगों को आपने मार डाला, मुझे बताइए। कितने लोगों को ये आजादी हासिल नहीं है कि वो अपनी बात नहीं कर सकते? आज के अखबारात उठा के देखें, कितने लोग हैं अंग्रेजी अखबार में जो लिख रहे हैं, बहुत सी बातें लिख रहे हैं, नुसरत जावेद साहब लिखते हैं, बहुत से लोग लिख रहे हैं। तो ये कह देना जी पाकिस्तान में कोई तरह की वाइब्रेशन की कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो ये लोग क्या पाकिस्तान से बाहर बैठ के गुफ्तगू कर रहे थे सारे के सारे? यार सलमान साहब, मैंने ये बात की है, एक अहमदी मुझे दिखा दीजिए जिन्होंने सफर किया है। इंटेलेक्चुअल्स की बात नहीं मैं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं एक हिंदू दिखा दीजिए। अभी तो आपने कहा नसीरुद्दीन शाह वहां गुफ्तगू कर सकता है, इस तरह की गुफ्तगू यहाँ कौन कर सकता है? मैंने आपको नाम बता दिए सर, वो माइनॉरिटी का है, माइनॉरिटी से ताल्लुक रखता है। एक माइनॉरिटी का बंदा मुझे दिखा दीजिए। सर, पाकिस्तान में रोज ऐसे वाकयात होते हैं कि माइनॉरिटी के बंदे को मकान किराए पे नहीं मिलता, वो टीवी पे आके कह नहीं सकता। यार शकील साहब, हिंदुस्तान के अंदर भी ये वाकयात हो रहे हैं माइनॉरिटी के साथ। अभी मेरी बात सुने, अभी ये क्रिसमस की तकरीबात के ऊपर जो कुछ वहां पे उन्होंने किया है, हिंदुओं ने, आरएसएस के लोगों ने, वो आपको नजर नहीं आ रहा? मुझे बताएं जरा। आप बता अजीब सी बात कर रहे हैं, आप पाकिस्तान से वाकयात उठा रहे हैं, हिंदुस्तान के वाकयात पे आप कुछ चुप हो जाते हैं। सलमान साहब, मैं ये कह रहा हूं अहमदियों के साथ किसी अहमदी का बयान मुझे दिखा दीजिए। अगर आसमा जहांगीर तनकीद करती थी, उसको गद्दार कहा जाता था। उसको हमारे मुहिब्बे वतन हल्के किस लैंग्वेज से करते थे? और परवेज हुद भाई के बारे में क्या कहा जाता है कि ये गद्दार है, ये इंडिया से पैसे लेता है। गुफ्तगू कर रहे हैं, वो गुफ्तगू कर रहे हैं, उनको गुफ्तगू में रुकावट नहीं है कोई यहाँ पे बैठ के? ये मुझे बता दें आप, कि उनकी गुफ्तगू में कोई रुकावट है तो बता दें आप। सर, इतनी काबिलियत के बावजूद सर उनको एफसी कॉलेज में से निकाल दिया गया, उनको लम्स से निकाल दिया गया, उनको जो है कायदे आजम यूनिवर्सिटी में उनके पास इतने अरसे से कमरा था और वो कमरा उनसे छीन लिया गया। वो मुफ्त जाके वहां पढ़ाते थे, उनको कहा गया कि आपको यहां आने की जरूरत नहीं है। जी अरविंद, आप क्या कहेंगे इस पे? शकील साहब, मुझे लगता है आप बात को आगे बढ़ाने की बजाय माजी के उसके अंदर रहना चाहते हैं, तो ये आपकी मर्जी है। अब मैं बोलने लगा हूं तो ये बात कर रहे हैं। मैंने देखें जी, ये बातें तो आप तब सुनाए मुझे, मैं एक वीडियो ढूंढ रहा था, आपने इंडियन फिल्मों की बात की थी, उससे पहले मैं आपको भेजूंगा शकील साहब, आप लगाइएगा इस प्रोग्राम में। पाकिस्तानी एक्टर शान अपनी पुरानी कोई फिल्में हैं, उनमें वो ये कह रहा है कि एक कोई हिंदू गिरता है सीढ़ियों से, उसने भगवे कपड़े पहने हुए, मंदिर का कोई पुजारी है, और वो कहता है कि तू हिंदू, तू राम राम करता रहे, मैं अल्लाह अल्लाह करता रहूंगा, फिर उसको वो गोली मार देता है। इंडियन फिल्म में आज तक किसी भी एक मूवी में ये चीज कभी नहीं दिखाई गई है कि आप किसी के मजहब को लेकर इस तरह से डायरेक्टली आप उनको निशाना बनाएं। मैं अपनी बात कर लूं, मैं बीच में नहीं बोला सर। फिर ये है कि ये बार बार कह रहे हैं कि इंडिया में माइनॉरिटीज के इश्यूज हैं और ये वो। मैंने कब डिनाई किया? या तो ये कहें कि मैंने ये कहा हो, मैं कोई डिफेंसिव होने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम जो इश्यूज रहे हैं वो आजादी के पहले भी रहे हैं, आजादी के बाद भी हैं, आज भी हैं। बट डिस्पाइट ऑल दीज इश्यूज, कोई भी पाकिस्तान की तरफ नहीं आना चाह रहा। मेरा मसला ये है कि अगर उनके इतने मसले हैं, नोबडी इज मूविंग आउट। कोई ये नहीं कह रहा कि जी हम वतन छोड़ के जा रहे हैं या कोई और है। पाकिस्तान के अंदर तो आपके यहां से माइनॉरिटीज फोर्सफुली मुल्क छोड़ के जाने पर मजबूर हो गई हैं। सो देयर इज नो कंपैरिजन। हिंदुस्तान में मुसलमान पाकिस्तान से कहीं ज्यादा आबादी में बसता है, बस रहा है ना। वो मार तो नहीं दिया गया आज तक, बस रहा है। वो अपने आप में ही सबसे बड़ी दलील है कि हमारे यहां बावजूद इसके कि हिंदू मुस्लिम इश्यूज हैं, फिर भी हम यहां बैठे हैं। अपनी कौम को यह भी बताएं, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने, जिनको आप कायदे आजम कहते हैं, मैं तो नहीं मानता ही इज अ ग्रेट लीडर, बट ठीक है जी, आप कहते हैं तो सो बी इट। जिन्ना साहब ने कानपुर में 1941 में मार्च के महीने में उन्होंने मुलाकात की मुस्लिम कुछ वहां के जो नौजवान थे उनसे। उन्होंने जिन्ना साहब से पूछा कि जिन्ना साहब, आप ये जो पाकिस्तान बना रहे हैं, ये तो ऑलरेडी जो है मेजॉरिटी प्रोविंसेस जहां मुसलमानों की हुकूमत है, वहीं पे आप पाकिस्तान बनाना चाह रहे हैं, हमारा क्या होगा जो कि हिंदुस्तान में बिखरे हुए पड़े हैं? तो जिन्ना साहब ने जवाब दिया कि मैं, इन ऑर्डर टू लिबरेट 7 करोड़ मुस्लिम्स आउट ऑफ दिस हिंदू राज, आई एम विलिंग टू let the 2 करोड़ मुस्लिम्स ऑफ इंडिया टेस्ट मार्टरडम। यानी कि मैं उनको शहादत
के लिए मैं उनको शहीद करवाने तक, उनको मरवाने तक, अगर वो उसमें मारे जाते हैं, 7 करोड़ को आजाद कराने के लिए मैं तैयार हूं। एज इफ कि वो 2 करोड़ कोई है, कोई भेड़ बकरी थे, या जिन्ना साहब की कोई पर्सनल जायदाद में थे कि वो उनकी जिंदगी का फैसला कर सकते हैं। तो ये काम आपको तब सोचना चाहिए था जब आपने पाकिस्तान बनाया। एक सच ये है कि हमारे यहां पर मुसलमानों को इश्यूज दरपेश हैं जिनसे कोई ना नहीं कर सकता, कोई ना नहीं कर सकता उससे। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि जी हमारे यहाँ कोई माइनॉरिटी के कोई इशू नहीं है। अभी जो हाल ही में क्रिश्चियंस के साथ आपने वाकया बताया, अनफॉर्चुनेट है, नहीं होना चाहिए था। मैं डिफेंड नहीं कर रहा यहां बैठ के किसी को, पर मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपके लीडर्स जिनको आप कायदे आजम कहते हैं, उनसे कोई ये सवाल तो पूछे, उनको जो उनकी सारे दिन उनकी वाहवाही में लगे रहते हैं कि अगर हिंदुस्तान का बंटवारा ना हुआ होता तो 25 करोड़ मुसलमान पाकिस्तान का, 15 करोड़ जो है बांग्लादेश का और 25 करोड़ हिंदुस्तान का, आप 65 करोड़ होते, आप एक बहुत बड़ी फोर्स होते। मजाल है कि कोई आपको दबा सकता। इस पार्टीशन ने नुकसान सबका किया, ठीक है, लुटपिट के जैसे भी हो, हिंदू और सिख इंडिया आ गए, बट आफ्टर ऑल उसके बाद वो अपने यहाँ पे अपनी टेरिटरी में ठीक ठाक है, जैसी भी जिंदगी है, पाकिस्तानियों से बेहतर है। लेकिन बड़े सगीर के मुसलमानों को आपने क्या दिया? आपने उनको ना जो है, आप तीनों मुल्कों में पूरी आबादी को बिखेर के उनकी पावर को कम कर दिया। वो किसी को भी एक जो बहुत बड़ी मुनज्जम होकर फोर्स हो सकते थे, उससे आपने उनको महरूम कर दिया। आज बैठकर शिकायतें कर रहे हो, ये ऐसा है, वो वैसा है। ये पहले सोचनी चाहिए थी ये बातें भाई। पहले अगर सोच लेते आपके आबाओ अजदाद, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। और फिर ये कहते हैं जी पाकिस्तान पता नहीं कितनी कुर्बानियों के बाद में मिला है और ये है वो है। तो जो मुल्क इस एक नुक्ते पे वजूद में आया हो कि माइनॉरिटीज के तहफ्फुज के लिए जो मुल्क बना होगा, आप आफ्टर ऑल आपको खतरा यही था कि एक हिंदुओं की डेमोक्रेसी में, अक्सरियत में, मुसलमानों का क्या बनेगा। तो आपको तो एज अ रोल मॉडल मुल्क पेश आना चाहिए था, ताना देना चाहिए था हमें कि देखो इंडिया वालों, हमने कैसे माइनॉरिटीज को रखा है, तुम भी वैसे ही रखो। आपको रोल मॉडल बनना चाहिए था, क्योंकि आपने तो मुल्क ही इसी नाम पर लिया है माइनॉरिटीज के तहफ्फुज के लिए। आपको हमारे सामने रोल मॉडल बनना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली आप तो वो भी ना बन सके। फिर हमें किस बात का ताना दे रहे हो? आज अगर मुसलमानों पे कोई जुल्म है भी, तो वो आप टक्कर देने की हैसियत में होते और भी ज्यादा फोर्स में। इस बात का जवाब दे, प्रिसाइजली इसी बात का जवाब दें। कि मैंने आपके सामने पहले भी ये बात रखी है कि मैंने भी कोई डिनाइल नहीं किया कि पाकिस्तान में कोई जो है ना इश्यूज नहीं है। मैंने तो आपको पहले अपने इब्तिदाइये में कहा कि पाकिस्तान के अंदर मजहबी बुनियादों पर, सियासी बुनियादों पर इस तरह के लोग मौजूद हैं, बाशमूल फौज या एस्टेब्लिशमेंट, जो भी आप कहना चाहते हैं, सब मौजूद है। और यही मैंने आपको कहा था कि हिंदुस्तान के अंदर भी मौजूद है। अच्छा, अब सवाल सिर्फ ये है कि अगर हमने आगे बढ़ना है, मैं फिर उसी तरफ आना चाहता हूं, अगर हमने आगे बढ़ना है तो उसका वे आउट देखिए कि किस तरीके से हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपस में दोबारा करीब आ सकते हैं। वो क्या एजेंडा हो सकता है, मुझे आप बता दीजिए ना। अगर आपने टेररिज्म की बात भी की है, तो टेररिज्म कभी गुफ्तगू पे ही होगी ना बातचीत। अगर बैठेंगे तो बातचीत करेंगे ना, दोनों तरफ की। हिंदुस्तान को भी रिजर्वेशन है टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में, पाकिस्तान को भी टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में अपने शिकायतें हैं। बहुत सी टेररिज्म हिंदुस्तान से बैठ के यहाँ पे भी होती रही है ना। अगर पाकिस्तान से बैठ के वहां हो रही है, तो यहां से भी बैठ के हो रही है ना। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर आप टेररिज्म को भी बुनियाद बनाना चाहेंगे, तब भी तो आपको बैठना पड़ेगा ना। बैठने में क्या मसला है जिसकी वजह से अभी तक जो है ना डायलॉग का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो पा रहा, उसके ऊपर अच्छा, टेररिज्म की बात की, शकील साहब एक मिनट प्लीज। इन्होंने टेररिज्म की बात की कि इंडिया की तरफ से भी हमारे यहाँ पर टेररिज्म हो रहा है। मैं आज में नहीं जाना चाहता, आज से पहले जहां से कहानी ये शुरू होती है, एंड एवरीबडी नोज कि कहानी कब शुरू हुई। कहानी, शकील साहब फोन को बंद रखें, साइड में रखें प्लीज। कहानी शुरू हुई 1965 से, जब भारत पाकिस्तान के दरमियान जंग हुई। उससे पहले कश्मीर को लेकर जंग हुई, लेकिन साल 2 साल में हम उसको भूल के आगे बढ़ने की हमने कोशिश की, और 10 साल 12 साल का अच्छा ठीक ठाक हमने वक्त गुजारा। कहानी शुरू होती है जब आपने मुसलसल, एक मुल्क है आपका हमसाया है, उसमें से निकलकर आप बने हैं, वो आपसे आबादी में 7 गुना बड़ा है, वो आपसे रकबे में बहुत बड़ा है, उसके बावजूद
आपने जानबूझकर आउट ऑफ द वे जाके उसको दुश्मन बनाया, और जब उसको दुश्मन बनाया तो क्या ये सोचा नहीं कि यार अगर हम कोई कैपेबिलिटी रखते हैं इंडिया के अंदर जाकर स्ट्राइक करने की इन फॉर्म ऑफ टेररिज्म स्पेसिफिकली, हिंदुस्तान में क्या कमी है भाई? हम कोई भूखे नंगे लोग हैं भूखे नंगे? वैसे तो बहुत सारे हमारे यहाँ पॉवर्टी के इश्यूज हैं, पाकिस्तान से फिर भी हमारे पास पैसा बहुत है, पाकिस्तान से बड़ी आबादी है, पाकिस्तान से बड़ी इकोनॉमी है। क्या हम कैपेबिलिटी नहीं रखते कि हम उस तरफ जाके कुछ कर सकें और कोई हम जवाब दे सकें? क्या हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी अगर नहीं है तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को बंद कर देना चाहिए अपना काम, उनको घर बैठ जाना चाहिए। वो किस काम के हैं कि अगर दुश्मन मुल्क की एजेंसियां हमारे यहाँ पर खून खराबा कर रही है, बेगुनाह लोगों का कत्ल वहां पे कर रही है, और वो सारे दिन उसकी बैठ के, जैसे हमारे यहाँ टीवी पे कहते हैं, कड़ी निंदा, कि वो उसको क्रिटिसाइज करते रहे कि हम मजम्मत करते हैं पाकिस्तान ने ये किया, हम मजम्मत करते हैं पाकिस्तान को। हमने अपने लीडर्स को मजम्मत करने के लिए इलेक्ट करना बंद कर दिया है। शायद यही वजह है कि मोदी साहब आए हैं, शायद यही वजह है कि एक लंबे अरसे तक इस मुल्क में हुकूमतें पाकिस्तान से हो रही दहशतगर्दी की सिर्फ मजम्मत करती रही, उसके आगे उन्होंने कुछ नहीं किया। तो आपको इस बात की गलतफहमी में, आपको इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि हिंदुस्तान में कोई कैपेबिलिटी नहीं है स्ट्राइक बैक करने की। ऐसा तो ये तो जरूरी नहीं है ना सलमान आबिद साहब कि हर जंग जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान होगी वो हम अपनी सरजमीन पर लड़ें। 65 में आप आए, इंडियन टेरिटरी में जंग हुई, 71 में आप आए, कारगिल में आप आए, उससे पहले कश्मीर में आप आए। क्या हमने ये सलाहियत नहीं कि हम जंग को आपकी टेरिटरी में लेकर जाएं? फिर आपकी चीखें निकल जाती हैं कि जी इंडिया ये कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है। आपसे बेहतर हालात है, हमारे हर लिहाज से बेहतर हैं। अगर हालात बहुत बेहतर हैं, अगर हालात कैपेसिटी सर, प्लीज, वी ऑल्सो हैव द कैपेसिटी टू स्ट्राइक यू इन द सेम मैनर दैट यू हैव डन टू अस। हमारे पास भी कैपेसिटी है। मुझे मेरी थोड़ी सी इस्लाह कर दें, कहां से स्टार्ट होगी गुफ्तगू हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, आप बता दें बस। अच्छा अरविंद, एक मिनट। अच्छा सर, एक मिनट। सलमान साहब, गुफ्तगू शुरू करते हैं अक्टूबर 1947 से। भाई मेरी बात सुने, जाएंगे। मैं आपसे ये कह रहा हूं, आज के कॉन्टेक्स्ट में मुझे बताइए, आपके जहन में वे फॉरवर्ड क्या है, मुझे बताइए बस। सलमान साहब, बात ये है कि जब आप अपने बच्चों को ये पढ़ाएंगे, अखबारों में ये लिखेंगे कि हमारा मौकफ 100% दुरुस्त है, हमारे साथ ज्यादती होती रही, इंडिया ने 4 जंगें हमारे ऊपर मुसल्लत की, जब तक इस पे क्लैरिटी नहीं आएगी तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। सर प्लीज सुन लीजिए मेरी बात। हिंदुस्तान के अंदर भी बीजेपी ने जो निसाब के अंदर तब्दीलियां की हैं उसको भी जरा रिव्यू कर ले, किसी वक्त बैठ जाए, अगर मौका मिले तो डॉक्टर मुबारक अली की किताबें पढ़ ले। जी प्लीज, अब सर मेरी बात सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। अपनी बात रख देता हूं। यही सवाल कांग्रेस ने पार्लियामेंट में पूछा हमारी मौजूदा हुकूमत से कि आपने निसाब में यानी करिकुलम में तब्दीलियां की हैं, सो मच सो कि आप हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर का ये बयान है कि एक पॉइंट भी अगर हमने, एक फुल स्टॉप भी हमने इधर से उधर किया है तो आप हमें बताएं और हमें लाके साबित करें। इंडिया के अंदर, मैं इंडिया में पढ़ा हूं सर, लेट मी टेल यू समथिंग, हमारे यहां ना ही तो 1947-48 की कश्मीर की जंग के बारे में पढ़ाया जाता है, और ये व्यूअर्स जो प्रोग्राम देखेंगे वो भी इस बात की तस्दीक कर देंगे, ना ही हमें किताबों में 65 की, 71 की, कारगिल की जंगों के बारे में पढ़ाया जाता है। वो इसीलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि हमारे जो बड़े थे उन्होंने ये फैसला किया कि अगर इनको पढ़ाएंगे तो फिर ये भी बताना पड़ेगा कि सामने कौन था। तो सामने किसी अयूब खान का नाम आएगा तो वो बच्चा जो है वो शक में आके वो कहेगा कि मेरा एक क्लासमेट भी है भाई, इसका नाम भी अयूब खान है या इसका नाम भी याहिया है, वो उसको शक की नजर से ना देखे। इसलिए हमारे बड़ों ने कभी भी हमें ये चीजें नहीं पढ़ाई हैं जो आपने मुतालिया पाकिस्तान में ठूस ठूस के अपने बच्चों को पढ़ाई। डिफेंस डे हम नहीं बनाते हैं, आप बनाते हैं सर। आप कहते हैं कि रात के अंधेरे में हिंदुस्तान जो है वो उसने हम पर हमला किया। आप ही के अपने रिटायर्ड आर्मी के जो अफसरान हैं, एयरफोर्स के, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड सबसे लेटेस्ट ये जो एयर मार्शल शाहिद लतीफ ने, कर्नल अशफाक ने,
उससे पहले एयर मार्शल असगर खान ने, नूर खान ने, इन सब ने ये कहा है कि जितनी भी जंगें हुई हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान वो सारी हमने शुरू की हैं। झूठ तो ना बोलें। अच्छा सलमान साहब प्लीज अब सुन लीजिएगा मेरी बात। लेफ्टिनेंट कर्नल सिकंदर बलोच ने सर 2013 में नवाए वक्त में जुलाई 24 को लिखा था कि कश्मीर का जो हमने ये जो लूज किया वो ट्राइबल इन्वेजन की वजह से लूज किया, और भी हमने गलतियां की। हमने एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया था और उसकी हमने खिलाफ वर्जी की। वो सप्लाईज, वो चीजें भी हमने उनको सप्लाई करना बंद कर दी जिनकी पेमेंट हो चुकी थी। तो उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से जो है ना ये पूरा केस मिस हैंडल किया गया। और उसके बाद भी इंडिया की तरफ से ऑफर आई कि आप हैदराबाद दक्कन से दस्तबरदार हो जाएं, कश्मीर ले लें। सरदार पटेल की ऑफर थी, सरदार शौकत हयात ने अपनी किताब में लिखा है जो जंग वालों ने पब्लिश की। तो सर ये चीजें हम नहीं बताते बच्चों को। और असगर खान का जैसे अभी अरविंद ने हवाला दिया, असगर खान ने यह कहा कि जितनी जंगें हुई हैं आगाज हमारी तरफ से हुआ। तो सर ये जब तक आप नहीं बताएंगे, और सर ये जो हिंदुओं के खिलाफ नफरत है, 2004 में नवाए वक्त में ये छपा कि हमारे नौजवान जो हैं पैकरों के धोखे में हिंदुओं को इंसान समझ बैठते हैं। ये इंसान नहीं है, ये दरिंदे हैं, ब्लड थर्स्टी डीमंस हैं। यहां तक हमारे एक मेजर अखबार में, मेन स्ट्रीम अखबार में ये छपा है। और सर आपने बात की थी परवेज हुद-भाई की। सर परवेज हुद-भाई जो है ना, उनको आज पाकिस्तान में कहीं नौकरी नहीं मिल सकती। पीएचडी की हुई है उन्होंने एमआईटी से। उन्होंने चाइना की 2 यूनिवर्सिटियों को जो है ना अपना सीवी भेजा और वो चाइना में एक्सेप्ट हो गए कि आप आए यहाँ पे रिसर्च करें, यहाँ पढ़ाएं। पाकिस्तान में कोई यूनिवर्सिटी उनको रखने के लिए तैयार नहीं है। और सर आसमा जहांगीर जब फौत हुई थी ना, उस पर देख लीजिएगा कि कितने हमारे जो पावरफुल क्वार्टर्स हैं, कितने लोगों ने उनका ताजियती पैगाम भेजा था। और खादिम रिजवी साहब की डेथ पे किन किन लोगों ने ताजियती पैगाम भेजे थे। हमारे हीरोज तो ये हैं सर। अब आपकी बात मुकम्मल होगी तो मेरी भी सुन ले। अगर आपको इस वक्त मौका मिले तो मैं आपको हिंदुस्तान के मीडिया के अंदर जो इस वक्त पाकिस्तान दुश्मनी और मुस्लिम दुश्मनी की जो माशाल्लाह बड़ी शानदार तकरीरें और टॉक शो होते हैं वो भी आपको भिजवा देता हूं, वो भी देख लीजिए वो क्या है। कितने प्रोग्राम आपको मैं बताऊंगा, कितने प्रोग्राम आपको दिखाता हूं जिसके अंदर ये सारा कुछ ये चीजें हो रही हैं। हिंदुस्तान में इस वक्त अगर हिंदुस्तान में कोई पाकिस्तान दुश्मनी की कोई अगर बात हो रही है जो कि आपने कहा, मैं उसको कबूल करता हूं, वो नहीं होनी चाहिए। मैं उसकी सख्त से सख्त लफ्जों में मजम्मत करता हूं। मगर ये कहना कि सिर्फ हिंदुस्तान में हो रही है, मैंने ये नहीं कहा ये सिर्फ हिंदुस्तान में हो रही है। मेरी बात सुनिए, प्लीज नहीं पहले मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। हिंदुस्तान से हो रही है ये गलत है सर। देखिए मैंने ये कहा ही नहीं है, मैंने ये कहा ही नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रही है। मैंने शुरू में आपको कहा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों और आपने इस वक्त आपको ये बातें वो हैं कि मैंने शुरू में तो कहा था कि पाकिस्तान में हो रहा है। इस वक्त आपने नहीं कहा। जब भी कोई ऐसा जुमला मैंने तो उनका जवाब दिया ना, मैंने तो उनका जवाब दिया जो कह रहे थे मुझे जुमला कहें तो एक ही सांस में सच बयान कर दें। लोगों के पास इतना वक्त नहीं है कि वो 50 मिनट पीछे जाके देखेंगे। वो सच सिर्फ आपका सच नहीं होगा ना भाई, आपका सच ना। आप ये कहना चाहते हैं कि जो आप कह रहे हैं वो सच है, तो मैं कहूंगा कहा कि हमारे यहाँ होता है, आपके यहाँ भी होता है। अब मैं आपको एक और हवाला देता हूँ, आज बहुत दुरुस्त हो। मैं आपको एक और हवाला देता हूँ। आप अपने शकील चौधरी साहब जरा डॉक्टर मुबारक अली से एक इंटरव्यू कर लें और उनसे पूछिए कि भारतीय स्कूलों की किताबों में निसाब में क्या तब्दीलियां आई हैं। जरा उनसे भी सुन लीजिए कि बीजेपी ने क्या क्या तब्दीलियां की हैं जो 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 कहा जा रहा है कि नहीं हुई है। देखिए बात यह है, ये जो हिंदुआता का नारा जो है ना, जो इस वक्त लगाया जा रहा है कि जिसने हिंदुस्तान में रहना है उसको हिंदुआता को कबूल करना, ये आरएसएस के लोग तो बड़े बढ़ चढ़ के नारे लगा रहे हैं ना, ये नहीं लगा रहे? मुझे बता दीजिए। ऐसा नहीं लगा रहे हैं। आरएसएस के चीफ मोहन भागवत साहब ने यह कहा कि इस धरती में रहने वाले जितने भी लोग हैं, हम तमाम लोग हिंदू हैं, हिंदू संस्कृति के हैं। उससे हिंदू से मुराद ये कोई नहीं है कि कोई इस हिंदू मत को मानने वाला, हिंदू धर्म को मानने वाला नहीं है। हिंदू लफ्ज भी जो है, यहाँ तो जबरदस्ती मार मार के उनको पढ़ाया जा रहा है यार। सिर्फ 10 सेकंड दें। दरियाए सिंध के इस पार रहने वाले तमाम लोगों को हिंदू कहा जाता था। ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है जो कि सदियों से, तो उसमें हमारा जो रिलीजन है उसको सनातन धर्म कहते हैं। हिंदुइज्म अपने आप में, अगर आप ये हैं कि हिंदू धर्म कोई है, तो हिंदू धर्म कोई है नहीं। हिंदू एक वे ऑफ लाइफ है। इट इज नॉट अ रिलीजन।
जो हमारा रिलीजन है उसको सनातन धर्म कहते हैं। तो अगर हमारे ही आरएसएस चीफ ने ये बात कही है, और जिन मोदी साहब के ऊपर आप इल्जामात की जो बारिश कर रहे हैं, मैं आपको ये भी बता दूं कि मोदी साहब ने अभी पिछले साल की बात है, तकरीबन कोई 5 करोड़ 24 लाख के करीब स्कॉलरशिप्स दी हैं ओवरऑल, जो उनके नाम से दी जाती हैं हर साल। उनमें से जो स्कॉलरशिप मुसलमानों को मिली है वो है 80%, सिख्स को मिली है अराउंड 7.7%, और बाकी जो वहां के क्रिश्चियंस हैं उनको भी उनको भी ज्यादा मिली है। हिंदुओं को तकरीबन 4.5% स्कॉलरशिप मिली है। अगर हिंदुस्तान के अंदर हमारी हुकूमत का कोई ऐसा रवैया होता कि हम एंटी मुस्लिम हैं या कोई और हैं, तो दुनिया भर के तमाम जो मुस्लिम ममालिक हैं वो मोदी साहब को हाईएस्ट अवार्ड से नहीं नवाजते। वैसे अगर मौका मिले तो जरा भारत के अंदर जब इलेक्शंस हो रहे होते हैं, उन इलेक्शन के अंदर तकरीरें सुन ले जरा, क्या क्या गुफ्तगू होती है पाकिस्तान दुश्मनी और वो कोई अच्छा, देखें मैंने आपसे कहा पहले भी, आप ये बात भी आपकी ठीक है कि इलेक्शंस के दौरान हाई वोल्टेज स्पीचेस दी जाती हैं एक दूसरे की कम्युनिटीज के खिलाफ, मगर क्या वो स्पीच सिर्फ हिंदुओं के लीडरों की तरफ से दी जाती है? क्या ओवैसी साहब नहीं देते उस तरह की स्पीच? क्या आजम खान नहीं देते थे उस तरह की स्पीच? एक कम्युनिटी अगर दे रही हो और दूसरी उन जुल्म के शिकार हो, तब तो आपका इल्जाम बनता है साहब। लेकिन अगर दोनों तरफ से हिंदुस्तान का मुसलमान भी बढ़ चढ़ के जवाब देता है, वो ये कहता है कि मोदी मैं तुम्हारे एक कान पे थप्पड़ मारूंगा, दूसरे से खून निकल आएगा, किसी पाकिस्तानी हिंदू की ये जुर्रत तो हो कि वो किसी भी लीडर को पाकिस्तान में ये बात कह के दिखाए। वहां नहीं कह सकता, इंडिया में ही कह सकते हो आप कि मैं मेरा ख्याल है, देखिए ना, बात ये है ना, ये आप लोग ये भी इजाजत है कहने की यहाँ पर इस मुल्क में इतनी आजादी है। पाकिस्तान में भी बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं, बहुत लिख रहे हैं। यहाँ डॉक्टर मुबारक अली की सुने आप सुने सर, एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं मैं आपसे, ज्यादा लंबा। देखिए मैंने इतनी ईमानदारी से आपको सारे जवाब दिए हैं। हाजी मस्तान नाम का एक डॉन भी हुआ मुंबई का, अंडरवर्ल्ड का मुसलमान। छोटा शकील भी हुआ डॉन अंडरवर्ल्ड का मुसलमान। दाऊद इब्राहिम मुसलमान। कोई पाकिस्तान में हिंदू डॉन भी है या नहीं है? नहीं, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ जो नहीं हुआ वहां पर कोई हिंदू डॉन, जो मैंने आपसे कहा है कि बात हिंदू डॉन क्यों नहीं पैदा हुआ कोई? तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर भी उन लोगों ने यहाँ पे मुतबादल वॉइसेस में है, मौजूद हैं, लिख रही हैं, बोल रही हैं, पढ़ रही हैं। मैं डॉन की बात कर रहा हूँ, मैं लिखारियों की बात नहीं कर रहा। नहीं, मैं तो वो देख रहा हूँ, इतने सताए हुए अगर मुसलमान है तो यहाँ हाजी मस्तान से लेके दाऊद इब्राहिम 30-40 साल लगता है पूरे आपको लगता है कि हिंदुस्तान में कोई डाकू राज नहीं है, लेकिन ना अब आप हिंदुस्तान के अंदर, तो भाई आप हिंदुस्तान के अंदर माफिया के कॉन्टेक्स्ट में मजहब को निकाल दिए हैं। ये देखें ये कितना शानदार कारनामा आपने भी कोई हिंदू डॉन है या नहीं है? नहीं, हिंदुस्तान में सारे लोग नमाजें पढ़ रहे हैं ना, वहां तो डॉन कोई नहीं हो सकता। हिंदुस्तान में तो कोई डॉन नहीं हो सकता, ठीक है ना। मिसालें आप जाएंगे मुसलमानों की निकाल और बात आप वो कर रहे हैं जो करने वाली बात है। देखिए यही वो प्रॉब्लम है, उनकी हुकूमत रही है, यही वो प्रॉब्लम आ रहा है, यही वो प्रॉब्लम आ रहा है जो वे फॉरवर्ड में सबसे बड़ी रुकावट है। आप कर ले माजी का मातम जितना करना चाहते हैं। मैंने अगर कोई तर्क सवाल पूछ लिया तो वो वे फॉरवर्ड में रुकावट है, ऐसा नहीं होता। कैसे आप मुझे बताएं ना वे फॉरवर्ड क्या है। आपसे मैं फिर आपसे सवाल करता हूँ, मैंने आपके सामने सवाल रखा था, मैंने आपसे सवाल रखा था, आप मुझे बताइए वे फॉरवर्ड क्या है।